सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था कि क्रिया का वर्गीकरण तीन प्रमुख आधारों पर किया जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा काल के आधार पर क्रिया के भेद और तीसरा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पिछले वीडियो में क्रिया के पहले भाग में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद उपभेद कैसे कैसे किए जाते हैं इनके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। यह वीडियो दो तरह के टॉपिक को कवर करेगा। यहाँ आप क्रिया के भेद तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में काल के टॉपिक को भी इसी वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे। काल क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद उपभेद कैसे किए जाते हैं, वो सभी बातें इसके अंतर्गत आ जाएगी। प्रमुख रूप से यह वीडियो काल से ही संबंधित है। रीट में काल का भी टॉपिक जोड़ा हुआ है, तो केवल रीट के लिए ही नहीं अपितु हिंदी की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के संबंध में यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें और काल के बारे में, क्रिया के भेदों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, काल के आधार पर क्रिया के भेद कैसे होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काल कहते किसे हैं। देखिए, काल का अर्थ होता है समय, कि क्रिया है वो कौन से समय पर घटित हो रही है, उस क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहते हैं। काल सामान्यतः तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। जो बीत गया वर्तमान से पहले है कि इस समय जो जारी समय है, इससे पहले जो कुछ भी हो गया वह भूत बन गया है, भूतकाल हो जाता है। जो इस समय जारी है वही वर्तमान काल है और जो इस समय के बाद में होने वाला है वह भविष्यत काल है। ये तीन प्रकार के काल होते हैं। तो ये काल क्या है, हिंदी व्याकरण में हम काल की और उसके उपभेदों की पहचान कैसे करेंगे, वो सभी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद कैसे कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं काल किसे कहते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया कौन से समय पर घटित हुई है, उस क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। काल प्रमुखतः तीन प्रकार के माने जाते हैं। काल कितने होते हैं, तीन होते हैं। तीन कौन कौन से, पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीन प्रकार के ये काल माने जाते हैं। इन तीनों कालों को यदि हम देखते हैं तो इन तीनों कालों के आधार पर, जो तीन काल हैं, तीनों कालों के आधार पर क्रिया के भी तीन भेद मान लिए जाएंगे। तीन भेद कौन कौन से हो जाएंगे, पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यतकालिक क्रिया, तीन काल होते हैं। तीनों के आधार पर ही तीन भेद क्रिया के हम ले लेते हैं। अब ये तीन भेद कौन से हैं और उनके उपभेद कैसे होंगे। तो सबसे पहला काल है भूतकाल, उसकी क्रिया हो जाएगी भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया कहाँ होती है, तो देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय से पहले, यहाँ मुख्य रूप से हम देखें तो कोई भी काम है उसका जारी समय से पहले होना पाया जाता है, जारी समय से पहले होना पाया जाता है, तो वहां भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। कोई भी क्रिया अपने सामने आई, हमने उसके रूप को देखा, तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय से पहले होना पाया जाता है, तो वहां भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। फिर
भूतकालिक क्रिया के भी 6 उपभेद होते हैं। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, इसलिए भूतकालिक क्रिया के भी 6 उपभेद माने जाएंगे। वो 6 उपभेद कैसे कैसे पहचानेंगे? पहला है सामान्य भूतकाल, तो उसकी क्रिया होगी सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया कहाँ होती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा होगा? तो देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में या, ये लिखा हुआ मिल जाए, अथवा आ, ए, ई स्वर लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी वाक्य अपने सामने आया, उसके अंत में हमने देखा यदि या, ये लिखा हुआ है अथवा आ, ए, ई लिखा हुआ है, तो वह सामान्य भूतकाल का वाक्य माना जाएगा और उसमें जो क्रिया प्रयुक्त होगी उसे काल के आधार पर सामान्य भूतकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा घर गया, इसमें देखिए गया क्रिया है, इसके अंत में या लिखा हुआ है, तो ये भूतकाल है, भूतकाल में सामान्य भूतकाल है और गया क्रिया काल के आधार पर सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। ऐसे ही हंसिका स्कूल गई, इसमें ये लिखा हुआ आ गया, तो ये भी सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। वे पाठशाला गए, इसके अंत में ये लिखा हुआ है, तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य हुआ। या, ये, ई, ये अंत में लिखे हुए हैं, सामान्य भूतकाल का वाक्य है और इनमें प्रयुक्त क्रिया है गया, गई, गए, वो सामान्य भूतकालिक क्रिया है। ऐसी मैंने पत्र लिखा, हमने कुछ चित्र देखे, उसने चाय पी। इन वाक्यों में देखें तो अंत में देखिए लिखा में आ है, देखे में ए है, पी में ई, दीर्घ ई लिखा हुआ है, तो ये क्रिया के रूप में हम देख रहे हैं अंत में आ, ए, ई लिखा हुआ है, तो ये सामान्य भूतकाल के वाक्य होंगे और जो क्रिया यहाँ प्रयुक्त हुई है उसे सामान्य भूतकालिक क्रिया कहा जाएगा। तो भूतकालिक क्रिया का पहला भेद हो गया सामान्य भूतकालिक क्रिया। दूसरा है आसन्न भूतकालिक क्रिया। आसन्न भूतकालिक क्रिया कहाँ होती है? यदि किसी वाक्य के अंत में या, ये, ई लिखा हुआ है अथवा आ, ए, ई लिखा हुआ है, ये तो होना ही होना चाहिए, साथ में उनके आगे है या है भी जोड़ दिया गया है। अगर या, ये, ई पर ही खत्म हो गया तो सामान्य भूतकाल है, लेकिन आगे है या है और लिखा हुआ है अथवा दूसरी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, ऐसे क्रिया रूप वाक्य के अंत में लिखे हुए मिलते हैं, तो वह वाक्य आसन्न भूतकालिक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। वाक्य है वो काल पूछे तो आसन्न भूतकाल बताना है और क्रिया पूछे तो आसन्न भूतकालिक क्रिया के नाम से उसे बताना है। जैसे बच्चा घर गया, अगर यहां तक पूरा होता तो सामान्य भूतकाल, लेकिन गया है ये आ गया तो इससे आसन्न भूतकाल का वाक्य माना जाएगा और गया है क्रिया आसन्न भूतकालिक क्रिया होगी। आसन्न का अर्थ होता है निकट, अभी अभी भूतकाल में जो खत्म हुआ वही आसन्न भूतकाल है। फिर है हंसिका स्कूल गई है, गई तब तो सामान्य भूतकाल, लेकिन गई है तो आसन्न निकट भूतकाल हो गया। वे पाठशाला गए हैं। ऐसे मैंने पत्र लिखा है, आके आगे है आ गया तो ये क्रिया भी आसन्न भूतकाल की क्रिया हो गई। ऐसे ही हमने कुछ चित्र देखे हैं, अभी अभी देखे हैं, इसका मतलब आसन्न भूतकाल का वाक्य है। उसने चाय पी है, इसमें भी अभी अभी काम समाप्त हुआ है, इसलिए इसको आसन्न भूतकाल का वाक्य माना जाएगा और पी है क्रिया आसन्न भूतकालिक क्रिया होगी। ऐसे उसने खाना खा लिया है या फिर वह खाना खा चुका है, इसमें या है या चुका है ऐसा क्रिया रूप आ गया तो इसको हम सामान्य न होकर के आसन्न भूतकाल का वाक्य मानेंगे और यहाँ प्रयुक्त क्रिया आसन्न भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। ऐसे देखिए अब तीसरा भेद आता है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान कैसे करें? वाक्य के अंत में या, ये, ई लिखा हुआ है अथवा आ, ए, ई लिखा हुआ है और उनके तुरंत बाद में
था, थे, थी और जोड़ दिया गया है तो वो काल पूर्ण भूतकाल होगा और उसकी क्रिया को पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहा जाएगा। अथवा एक और पहचान है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे क्रिया रूप लिखे हुए हों तो वहां पर भी पूर्ण भूतकाल माना जाता है, क्रिया को पूर्ण भूतकालिक क्रिया कह देते हैं। जैसे बच्चा घर गया, ये सामान्य भूतकाल है। बच्चा घर गया है, ये आसन भूतकाल है। लेकिन बच्चा घर गया था लिखा हुआ आ गया तो इसे पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा और क्रिया को पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहेंगे। ऐसे ही हंसिका स्कूल गई, सामान्य भूतकाल। हंसिका स्कूल गई है, आसन भूतकाल। और हंसिका स्कूल गई थी तो पूर्ण भूतकाल का ये वाक्य होगा। वे पाठशाला गए, सामान्य भूतकाल। वे पाठशाला गए हैं, आसन भूतकाल। और वे पाठशाला गए थे तो पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। मैंने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। मैंने पत्र लिखा है, आसन भूतकाल। और मैंने पत्र लिखा था ऐसा आ गया तो पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। हमने कुछ चित्र देखे, सामान्य भूतकाल। हमने कुछ चित्र देखे हैं तो आसन भूतकाल। और हमने कुछ चित्र देखे थे ऐसा लिखा हुआ आ गया तो पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। उसने चाय पी, सामान्य भूतकाल। उसने चाय पी है, आसन भूतकाल। और उसने चाय पी थी तो पूर्ण भूतकाल का वाक्य ये होगा और यहाँ प्रयुक्त क्रियाएं पूर्ण भूतकालिक क्रियाएं मानी जाएंगी। ऐसे ही उसने खाना खा लिया था या फिर वह खाना खा चुका था। चुका था, चुकी थी अंत में आ गया, या था से पहले या आ गया या ये के बाद में था है तो ये भी पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा और यहां जो क्रिया है वो पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। चौथा भेद आता है भूतकाल का, वो है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। संदिग्ध भूतकाल और क्रिया है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में या ये ई लिखा हुआ है अथवा आ ए ई लिखा हुआ है और उनके तुरंत बाद में होगा, होगी, होंगे ऐसा क्रिया रूप भी लिखा हुआ आ गया। अथवा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे क्रिया रूप लिखे हुए मिल जाएंगे तो वह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा और उनमें जो क्रिया होगी उस क्रिया को संदिग्ध भूतकालिक क्रिया के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे उदाहरण हम देखें, बच्चा घर गया, सामान्य भूतकाल। बच्चा घर गया है, आसन भूतकाल। बच्चा घर गया था, पूर्ण भूतकाल। और बच्चा घर गया होगा, काम तो पूरा हो गया लेकिन होने में संदिग्धता की, संदेह की स्थिति है तो ये संदिग्ध भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। ऐसे ही हंसिका स्कूल गई, सामान्य भूतकाल। हंसिका स्कूल गई है, आसन भूतकाल। हंसिका स्कूल गई थी, पूर्ण भूतकाल। और हंसिका स्कूल गई होगी तो ये संदिग्ध भूतकाल मान लिया जाएगा। ऐसे ही वे पाठशाला गए, सामान्य भूतकाल। गए हैं, आसन भूतकाल। गए थे, पूर्ण भूतकाल। और गए होंगे ऐसा बोल दिया तो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा। फिर मैंने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। लिखा है, आसन भूतकाल। लिखा था, पूर्ण भूतकाल। और लिखा होगा तो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा। लिखा होगा क्रिया संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। हमने कुछ चित्र देखे, सामान्य भूतकाल हो गया। देखे हैं तो आसन भूतकाल होगा। देखे थे, पूर्ण भूतकाल होगा। और देखे होंगे तो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य मान लिया जाएगा। उसने चाय पी, सामान्य भूतकाल। पी है, आसन भूतकाल। पी थी, पूर्ण भूतकाल। और पी होगी तो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा। ऐसे ही उन्होंने खाना खा लिया होगा अथवा वे खाना खा चुके होंगे। काल के आधार पर यहाँ क्रिया का भेद बताएं तो ये
क्रिया जो होगी वो संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। वाक्य में काल पूछें तो संदिग्ध भूतकाल मान लिया जाएगा। पांचवा भेद होता है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहाँ होती है कि भूतकाल में काम लगातार जारी है, पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा हुआ हो, अथवा करता था, करती थी, करते थे ऐसा लिखा हुआ हो, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल माना जाता है और क्रिया को अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कह देते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, बच्चा सो रहा था, हम पाठ पढ़ रहे थे, पूजा पूजा कर रही थी। इन क्रियाओं में देखें तो अंत में कहीं रहा था, कहीं पर रही थी, कहीं रहे थे, ऐसे क्रिया रूप आ गए तो इसको अपूर्ण भूतकाल का वाक्य मानेंगे और क्रियाओं को यहाँ अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहेंगे। ऐसे मैं बचपन में बहुत पढ़ा करता था, वह बचपन में बहुत रोया करती थी। तो यहाँ क्रिया के साथ करता था, करती थी, इसका मतलब कार्य भूतकाल में लगातार जारी रहा, उसमें पूर्णता नहीं आई, तो इसको भी अपूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। और यहाँ पढ़ा करता था, रोया करती थी, ये क्रियाएं जो होंगी वो अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं मानी जाएंगी। फिर चलिए छठा भेद होता है हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया कहाँ होती है कि यदि कोई भी वाक्य है उसमें भूतकाल की कोई शर्त बोल दी जाती है, भूतकाल में कोई शर्त लगा दी जाती है, तो उस वाक्य को हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य माना जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, यदि वाक्य यदि तो अगर तो इनसे जुड़ा हुआ मिल गया और वहां पर भूतकाल का वाक्य है, उसका भेद पूछा जाता है, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते, ये किस काल का वाक्य है? तो पहले भूतकाल का वाक्य है और भूतकाल में भी उपभेद बताएं तो हेतु हेतु मद भूतकाल यहां माना जाएगा। यदि तो से वाक्य जुड़ा हुआ है, भूतकाल की शर्त है, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य हुआ। ऐसे अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, यहां पर भी अगर तो से वाक्य जुड़ा हुआ है और भूतकाल की शर्त को प्रकट कर रहा है, तो इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल मान लिया जाएगा। तो भूतकाल में कार्य जारी समय से पहले पूरा हो जाता है तब भूतकाल होता है। इसके 6 उपभेद होते हैं, तो कैसे पहचान करें? एक उदाहरण देखें, मौसम खराब हो गया, या अंत में है तो सामान्य भूतकाल। मौसम खराब हो गया है तो आसन भूतकाल। मौसम खराब हो गया था पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मौसम खराब हो गया होगा तो संदिग्ध भूतकाल होगा। मौसम खराब हो रहा था तो इसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। और बोलें यदि मौसम खराब होता तो हम यहाँ नहीं आते, इसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाएगा। अब कुछ वाक्यों पर ध्यान देना है, ये नियम पढ़ने के बाद भी कुछ बातें शेष रह जाती हैं। मान लीजिए एक वाक्य अपने पास में आ गया कि वह एक शिक्षक था, इसमें कौन सा काल होगा? तो भूतकाल है, ये तो सही है, लेकिन भूतकाल का उपभेद कौन सा है? सामान्य भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है? कौन सा भूतकाल इसमें माने? तो देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी लिखा हुआ मिल जाए तो वहां 3 प्रकार के भूतकाल हो सकते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल भी हो सकता है, पूर्ण भूतकाल भी हो सकता है और अपूर्ण भूतकाल भी हो सकता है। अब उसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान करने का तरीका हम देखेंगे कहाँ कौन सा काल माने। इसका नियम क्या है, पढ़िएगा। यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी लिखा हुआ हो तो वहां निम्नानुसार 3 प्रकार के काल हो सकते हैं। 3 प्रकार के काल कौन कौन से होंगे? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब सही काल की पहचान कैसे करें?
तो पहचान के तरीके आ रहे हैं। यदि वाक्य है उसमें था, थे, थी लिखा हुआ है, उससे ठीक पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द नहीं है, कोई अन्य क्रियावाचक शब्द नहीं है, अपितु उसकी जगह पर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द लिखा हुआ हो। क्रिया था, थी, थी से पहले अन्य क्रियावाचक पद नहीं होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द हो तो वहां कौन सा काल मानेंगे? सामान्य भूतकाल माना जाएगा। और यदि कोई वाक्य है उसमें था, थे, थी से पहले या, ये, ई अथवा आ, ए, ई से युक्त क्रियापद दूसरा लिखा हुआ मिल जाता है, था, थी, थी से पहले ऐसा क्रियापद लिखा हुआ हो जिसके अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई लिखा हुआ है, तो वह वाक्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। और तीसरा तरीका है, यदि कोई वाक्य है जिसके अंत में था, थे, थी है, उससे पहले हुआ, हुई, हुए ये लिखा हुआ हो अथवा रहा, रही, रहे ये लिखा हुआ हो, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल मान लिया जाएगा। तीनों स्थितियां हैं, था, थे, थी से पहले कोई दूसरा क्रियावाचक शब्द नहीं हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय हो तो सामान्य भूतकाल मानना है। था, थे, थी से पहले या वाला क्रियापद आ जाए, या, ये, ई, आ, ए, ई वाला क्रियापद दूसरा है तो पूर्ण भूतकाल माना जाएगा। और था, थे, थी से पहले हुआ, हुई, हुए, हुआ था, हुई थी, हुए थे, रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा क्रियापद है तो अपूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है, वह एक शिक्षक था। दूसरा है, वह अपने गांव गया था। और वह अपने कमरे में बैठा हुआ था। तीनों ही वाक्यों के अंत में था है, लेकिन देखिए पहले वाक्य में था से पहले शिक्षक एक संज्ञा शब्द आ गया तो इसे सामान्य भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। दूसरे में था से पहले गया या वाला क्रियापद गया भी साथ में लिखा हुआ गया था तो इसे पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। और तीसरे में था से पहले हुआ आ गया, बैठा हुआ था, सोया हुआ था से पहले हुआ आ गया तो इसे अपूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। ऐसे तीनों की हम पहचान कर सकते हैं। और उदाहरण देखें तो, बच्चे बड़े ईमानदार थे, बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया था और बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। इनमें भी अंत में था, थे लिखा हुआ है। पहले वाक्य में ध्यान दें तो थे से पहले ईमानदार एक विशेषण शब्द हो गया तो इसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। दूसरे में था से पहले लिया या वाला अन्य क्रियापद आ गया तो इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। और तीसरे में थे के पहले रहे, रहा, रही, रहे लिखा हुआ हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। तो ये भूतकालिक क्रिया होती है जिसके 6 उपभेद होते हैं और था, थी वाले की पहचान इस विशेष नियम के आधार पर की जा सकती है। अब चलते हैं दूसरे काल की ओर। भूतकाल के बाद में दूसरा काल जो आता है वो है वर्तमान काल और उसकी क्रिया को कहते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। ये क्रिया कहाँ होती है तो देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है, जारी समय से पहले हो गया तो भूतकाल और जारी समय में ही होना पाया जाता है तो वहां वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। फिर वर्तमान कालिक क्रिया के भी पुनः हम 5 उपभेद कर देते हैं। हालांकि कुछ विद्वान 3 मानते हैं परंतु हम यहाँ 5 प्रकार के उपभेद इसकी पढ़ेंगे, गणना करेंगे। 5 कौन कौन से होते हैं? पहला है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया को कैसे पहचानें कि यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं, ते हो ऐसे क्रियापद लिखे हुए मिल गए और वहां काल पूछा गया कि कौन सा काल है या काल के आधार पर कौन सी क्रिया है तो उसको सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया को सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे रमेश अखबार पढ़ता है, राधा नृत्य करती है, बच्चे सदा सत्य बोलते हैं, मैं रोजाना घूमने जाता हूं या जाती हूं। इन वाक्यों के अंत में देखें तो ता है, ती है,
ते हैं, ताहूं, तीहूं, ऐसे क्रियापद आ गए और यहां काल पूछा गया तो इसको हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ऐसे क्रियापद लिखे हुए मिल गए और वहां काल पूछा गया तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। और क्रिया के बारे में पूछें तो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ रही है, मैं खाना खा रहा हूं या रही हूं, बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो इन वाक्यों के अंत में आप देखिए रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ऐसे क्रियारूप हैं जो कार्य के लगातार जारी रहने को सूचित कर रहे हैं कि वर्तमान में भी कार्य लगातार जारी है, तो इसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। फिर तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यदि किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे क्रियापद लिखे हुए मिल जाएं और वहां क्रिया का भेद पूछें तो संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया बताना है, काल पूछें तो संदिग्ध वर्तमान काल बताना है। जैसे उदाहरण आ गया, वह खाना खा रहा होगा, इसका मतलब काम वर्तमान में जारी है लेकिन जारी होने में संदेह हो गया तो इसमें वर्तमान कालिक क्रिया होगी, वर्तमान काल में भी संदिग्ध वर्तमान काल माना जाएगा। फिर संगीता चाय पी रही होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, तो इसमें कार्य लगातार जारी है, संदेह की स्थिति में है तो इसको संदिग्ध वर्तमान काल मानेंगे, क्रिया को संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया कहा जाएगा। अगला चौथा भेद होता है आज्ञार्थक वर्तमान काल या आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। इसकी पहचान कैसे करें कि यदि वर्तमान में कोई आज्ञा का भाव, उपदेश का भाव, आदेश का भाव निकलता है तो उसकी क्रिया को आज्ञार्थक कहते हैं। आज्ञार्थक में भी आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। पहचान है ज्यादातर कि ओकारांत क्रिया रूप अंत में लिखा हुआ मिल गया, जिस क्रिया के अंत में ओ है तो वो आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया है। जैसे बच्चों यहाँ आओ, तुम अपना पाठ पढ़ो, तुम वहां बैठो, खड़े हो जाओ, इनके अंत में ओ क्रियारूप है, ओकारांत क्रियारूप है, आज्ञा आदेश का भाव है लेकिन वर्तमान में है, इसलिए इसको आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कह देंगे। फिर है पांचवा भेद होता है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। ये क्रिया कहाँ होती है कि यदि वर्तमान काल की कोई संभावना प्रकट हो रही हो तो वर्तमान काल की संभावना प्रकट होने पर संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया हो जाती है। पहचान का एक तरीका है, ज्यादातर ऐसे वाक्यों में शायद शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे शायद पिताजी आए हों, मान लीजिए हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से ऐसा वाक्य भूल जाता है, शायद माताजी आई हों, शायद पिताजी आए हों, शायद नौकर आया हो, तो ये वर्तमान में आने की संभावना हो गई, इसलिए इसको संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया कह देते हैं। ऐसी कोई हमारी बात न सुनता हो, हम कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं और उस समय अगर ऐसा वाक्य बोला जाता है कि कोई हमारी बात न सुनता हो, न सुन रहा हो, तो उसको भी संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया में शामिल करते हैं। तो ऐसे वाक्य शायद नौकर आ रहा हो, ये भी संभाव्य वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल का मतलब कार्य लगातार वर्तमान समय में जारी रहता है। उसके 5 उपभेद हो गए, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा जो होता है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा आज्ञार्थक वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। इसमें भी कुछ वाक्यों पर ध्यान दें। एक वाक्य है वह एक चिकित्सक है, इसमें कौन सा काल होगा? अब है इसका मतलब वर्तमान काल तो है लेकिन वर्तमान काल का भी कौन सा भेद माने, सामान्य पर सिंपल प्रेजेंट माने या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माने, कौन सा माने? तो इसमें देखिए कैसे पहचान इसकी करेंगे, इसके भी विशेष नियम आपके सामने हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में हमें है,
हो या हूँ लिखा हुआ मिल से वाक्य है, वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लिखा हुआ है और उससे ठीक पहले देखना है, ठीक पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द नहीं होना चाहिए, अपितु उसके स्थान पर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द लिखा हुआ है तो ऐसे वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल माना जाता है और क्रिया को सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया के नाम से पुकारा जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, जैसे ही इज ए डॉक्टर तो ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ए डॉक्टर कंप्लीमेंट के रूप में आया है तो इसको सिंपल प्रेजेंट सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। ऐसे वे हमारे मित्र हैं, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं एक शिक्षक हूँ। इन वाक्यों के अंत में आप देख रहे हैं है, हो, हूँ लिखा हुआ है और उनके ठीक पहले कोई भी संज्ञा या विशेषण शब्द आ रहे हैं तो इनमें सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। दूसरा विशेषण नियम देखिए, यदि कोई वाक्य है उसके अंत में आपको हुआ है, हुई है, हुए हैं ऐसे क्रियारूप लिखे हुए मिल गए और वहां काल पूछा गया तो इनको कहा जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल और क्रिया को कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वाक्यों के अंत में देखिए हुआ है, हुई है, हुए हैं ऐसे क्रियारूप आ गए तो इसको अपूर्णता की दृष्टि से देखा जाएगा और ये अपूर्ण वर्तमान काल माना जाएगा। फिर देखिए एक आता है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया कहाँ होगी? ये पहला भेद हो गया भूतकालिक क्रिया जिसके 6 उपभेद हैं, दूसरा वर्तमानकालिक क्रिया जिसके 5 उपभेद हमने पढ़े और तीसरा आता है भविष्यकालिक क्रिया। ये भविष्यकालिक क्रिया कहाँ होगी? तो देखिए क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है तो वहां भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। यदि कोई वाक्य अपने पास में आया उसमें हमने क्रिया के रूप को देखा, उससे कार्य आने वाले समय में होगा, न हुआ है न हो रहा है अपितु भविष्य में होगा तो उसको ही भविष्यकालिक क्रिया कह दिया जाता है। भविष्यकालिक क्रिया के भी 3 उपभेद होते हैं। 3 उपभेद कौन कौन से होते हैं और उसकी पहचान कैसे करते हैं? पहला उपभेद आता है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहाँ होती है कि यदि किसी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी ऐसे क्रियारूप लिखे हुए हों तो वहां सामान्य भविष्यकाल माना जाएगा और क्रिया को सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। कैसे? जैसे वाक्य है वह पत्र लिखेगा या लिखेगी, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, मैं घर जाऊंगा या मैं घर जाऊंगी। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं अंत में क्या है, लिखेगा में एगा, लिखेगी में एगी, खेलेंगे में एंगे, जाऊंगा ऊंगा, जाऊंगा जाऊंगी ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी ऐसे अंत में आ गए तो इसको सामान्य भविष्यकाल का वाक्य मानेंगे और क्रिया को सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहा जाएगा। दूसरा भेद होता है इसका आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। ये कहाँ होती है कि यदि कोई भी वाक्य है उसके अंत में ई, ए, गा ऐसा क्रियारूप लिखा हुआ मिल गया तो उसमें हम आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मान लेते हैं। कैसे? जैसे आप हमारे घर आइएगा या पधारिएगा, आप वहां अवश्य जाइएगा। इनमें देखिए ई, ए, गा अंत में जुड़ा हुआ है तो ये भविष्य की बात हो गई और भविष्य के लिए कुछ कहा जा रहा है, सुझाव या आज्ञा है तो इसे हम आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। तीसरा भेद आता है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यत काल की यदि कोई संभावना वाक्य में प्रकट हो रही हो तो संभावना प्रकट होने पर संभाव्य भविष्यत काल मान लिया जाता है। ज्यादातर संभावना सकता है, सकती है, सकते हैं इनसे आती है तो वो जहां संभावना या चाहिए जैसा क्रियारूप आ जाए तो भी संभावना का भाव प्रकट होगा। जैसे
आज वर्षा हो सकती है, वर्षा होने की संभावना हो गई तो इसको हम संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। न वर्षा हुई है न हो रही है, भविष्य में हो सकती है यानी संभावना है, तो संभाव्य भविष्यत काल हुआ। वे शाम को यहाँ आ सकते हैं, आने की संभावना हो गई शाम को भविष्य में, तो ये भी संभाव्य भविष्यत काल हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए, देखिए वाक्य पर ध्यान दें। अब मुझे क्या करना चाहिए अथवा अब मैं क्या करूं, इन दोनों ही वाक्यों में भाव है कि भविष्य में मेरे लिए क्या संभावनाएं हैं, भविष्य में मैं क्या कर सकता हूं, यही इसमें बोला जा रहा है। इसलिए इसको भी संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य माना जाएगा। तो भविष्य काल के तीन भेद हो गए, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा आज्ञार्थक भविष्यत काल और तीसरा संभाव्य भविष्यत काल। अब इनमें भी कुछ वाक्यों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वाक्य तो है वह जयपुर जा रहा है, और एक है वह कल जयपुर जा रहा है। क्या दोनों वाक्यों में एक ही काल माना जाएगा? देखिए ऊपर वाला जयपुर जा रहा है, रही है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हुआ। लेकिन वह कल जयपुर जा रहा है, इसका मतलब काम अभी जारी नहीं है, भविष्य में होगा, तो इसको हम भविष्यत काल का वाक्य मानेंगे। कैसे पहचान करें कि अपूर्ण वर्तमान काल का यदि कोई वाक्य अपने पास में है, उसमें समय सूचक शब्द भी कोई साथ में जोड़ दिया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल के किसी वाक्य में यदि कोई समय सूचक शब्द साथ में जोड़ दिया जाता है तो वहां उसे संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया के रूप में मान लिया जाएगा। उसे अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य नहीं, संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य मानेंगे। कैसे? जैसे वह जयपुर जा रहा है, ये तो है अपूर्ण वर्तमान काल, लेकिन वह कल जयपुर जा रहा है, इसमें कल भविष्य का समय साथ में जुड़ गया, तो इसको संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य मानेंगे। ऐसे ही हम कहें मैं घर आ रहा हूं, इसमें काल बताओ, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। लेकिन मैं शाम को घर आ रहा हूं, शाम यानी भविष्य की बात हो गई, इसका मतलब ये संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य माना जाएगा। तो ध्यान रखें, रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल है। जब तक समय नहीं है तब तक अपूर्ण वर्तमान काल है, लेकिन भविष्य का समय साथ में जुड़ गया तो फिर उसे संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य मान लिया जाएगा। ऐसे देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, ऐसे क्रिया रूप आपको लिखे हुए मिल रहे हैं और ऐसे वाक्यों में काल पूछ लिया जाता है तो क्या उत्तर दें? तो ऐसे वाक्यों में ऐसे क्रियापद लिखे होने पर दो प्रकार के काल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, दो काल हो सकते हैं। इनमें संभाव्य भविष्यत भी हो सकता है तो सामान्य वर्तमान काल भी हो सकता है। अब हम पहचान कैसे करें? तो पहचान में आपको वाक्य का भाव देखना होगा। यदि वाक्य में संभावना का भाव है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने पर हम मेक का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो संभाव्य भविष्यत काल होगा। और यदि वाक्य में योग्यता या क्षमता का भाव है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पर सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। में है यानी संभावना है तो संभाव्य भविष्यत काल, और कैन यानी योग्यता क्षमता है तो उसमें सामान्य वर्तमान काल होगा। कैसे? देखिएगा, वह शाम को यहां आ सकता है, ही मे कम हियर इन द इवनिंग, ही मे कम, आने की संभावना है तो ये संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य माना जाएगा। लेकिन आया वाक्य वह शुद्ध अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश क्लियरली, तो यहां पर जो है उसकी योग्यता हो गई तो फिर ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य माना जाएगा। दोनों में सकता है, लेकिन पहले में संभावना है तो संभाव्य भविष्यत काल, और दूसरे में योग्यता है तो सामान्य वर्तमान काल हुआ। ऐसे ही मैं कल दिल्ली जा सकता हूं, कल जाने की संभावना हो गई तो संभाव्य भविष्यत काल है। और मैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाएं पढ़ा सकता हूं, ये भाषाएं पढ़ाने की योग्यता क्षमता हो गई, योग्यता होने के कारण सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। आई कैन टीच हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, तो यहां पर जो होगा वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य माना जाएगा। तो सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे क्रिया रूप हो तो ध्यान रखें कि कौन सा भाव है। संभावना है तो संभाव्य भविष्यत काल कर दें, योग्यता क्षमता है तो सामान्य वर्तमान काल कर दें। एक और नियम पर ध्यान दें कि जिस प्रकार
भूतकाल की कोई शर्त होने पर हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है। हमने भी पढ़ा कि भूतकाल में कोई शर्त वाला वाक्य आ जाता है तो वहां हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है। उसी प्रकार यदि भविष्यत काल की कोई शर्त वाक्य में आ जाए तो क्या करें, तो फिर उनमें हेतु हेतु मद भविष्यत काल मान लिया जाता है और ऐसी क्रिया को हेतु हेतु मद भविष्यतकालिक क्रिया कह देते हैं। भूतकाल की शर्त है तो हेतु हेतु मद भूतकाल बता दो और भविष्यत काल की कोई शर्त है तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल बता दो। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, ये तो भूतकाल की शर्त हुई तो इसको हम कहेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। लेकिन यदि तुम मेहनत करोगे, अभी तक मान लीजिए आपने मेहनत शुरू नहीं की है, 4 महीने ही रीट में पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा यदि अब भी तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये होगा हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ऐसी अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, जाता तो देखता ये भूतकाल है तो हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। लेकिन इसको बोल दें यदि मैं आगरा जाऊंगा, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, ये भविष्यत काल की शर्त हो गई तो इसको हम कहेंगे हेतु हेतु मद भविष्यत काल की क्रिया हो जाएगा। वाक्य में हेतु हेतु मद भविष्यत काल माना जाएगा। तो ये काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। पहले 3 भेद होते हैं, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। फिर भूतकाल के 6 उपभेद हमने पढ़े, वर्तमान काल के 5 उपभेद पढ़े, तो भविष्यत काल के 3 उपभेद सामने आ जाते हैं। इस तरीके से हम काल के टॉपिक को और काल के आधार पर क्रिया के टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लाइक करें, शेयर करें सभी ग्रुप्स में, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य लिखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीट भर्ती से संबंधित या हिंदी संस्कृत से संबंधित हर प्रकार की एक मानक सामग्री अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।